हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों की क्लास ये कई दिनों के बाद हो रही, भाई मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं थी तो इसी कारण से ये क्लास आप सभी लोगों की हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज ये क्लास जो हो रही है भाई थोड़ी सी लंबी होगी और अच्छी खासी क्लास होगी, ठीक है। इसमें हम लोग जो है काफी चीजों को जो है समाप्त कर रहे होंगे एशियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या देखेंगे। जैन धर्म देख रहे होंगे। जैन धर्म से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक हमारे बीपीएससी में बने हुए हैं उनको हम लोग देख रहे होंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई महावीर स्वामी का जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। ये देख लो भाई, टोटल 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार 2011 में, 1997 में और 2005 में। तो समझ लो भाई ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं पर 544 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन वो भाई सत्य नहीं है, वो पुरानी एनसीईआरटी की बातें हैं। लेकिन वो पुरानी एनसीईआरटी जहां पर लिखी गई उन्हीं के रेफरेंस में जो है कई जगहों पर जो है लिख भी दिया गया हुआ है। ये जो है भाई, जो महावीर स्वामी थे, ये उनके पहले के जन्म थे। किनके भैया? महात्मा गौतम बुद्ध जी के, ना कि उनके बाद के जन्म थे। तो इसलिए जो है इनका 599 ईसा पूर्व ही सही होगा, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था भैया? त्रिशला। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के पुत्र चेटक की बहन थी। ये याद रखना, ये किसकी बहन थी इनकी माता? त्रिशला। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के पुत्र चेटक की बहन थी त्रिशला, तथा जो है पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक जो है क्षत्रियो के संघ के क्या थे भैया? प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ था, जो कि क्या थे भैया? ज्ञात्रिक क्षत्रियो के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन थे। इनके बड़े भाई कौन थे भैया? नंदीवर्धन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसकी मैंने एक बार आप लोगों के लिए पढ़ाया था, लेकिन इसमें जो है माइक में जो है वॉइस नहीं आई थी, जिस कारण से जो है मुझे आप लोगों को ये फिर से जो है पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ प्राचीन संस्करण एनसीईआरटी 540 मानते हैं, सॉरी मैंने 544 ही दिया था, 540 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक पर अंकित कर दिया था, जिससे क्या हुई थी भाई? भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के जो है पहले के काल के, मतलब महात्मा बुद्ध के पहले जो है ये महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी की जो नवीन संस्करण है उसमें भी अब महावीर स्वामी का जन्म कब मान लिया गया भैया? तो 599 ईसा पूर्व मान लिया गया। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि जो है सोनम वांगचुक जी को जो है जबरन जो है वहां से उठा लिया गया है। कहाँ से? जंतर मंतर से, ठीक है। तो भाई देख लो क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप कितनी ज्यादा हाई है। तुम लोग भी एक दिन ऐसे ही बनोगे, बीपीएससी के अधिकारी वगैरह, तुम लोग भी यही चीजें करोगे कि जबरन जो है जो सरकार कहेगी उन्हीं का कहना मानोगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर जो थे उनका प्रथम शिष्य कौन था भैया? तो जमाली था, जो कि इसके क्या था भैया? दामाद थे, ठीक है। प्रियदर्शना के ये हस्बैंड थे जमाली। भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इनकी पत्नी का नाम भगवान महावीर के क्या था भैया? तो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम याद रखना। और उनसे जो है प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली से हुआ था, मतलब जो इनके दामाद थे भगवान महावीर के, वो जमाली हुए, ठीक है। और जो कि बाद में क्या हो गए थे? ये महावीर स्वामी के क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। और उनका प्रथम शिष्य भी यही बन गया था, जमाली, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है भैया पावापुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में स्थित है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण जो है वो पावापुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? पावापुरी में स्थित है जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख स्थान, तीर्थ स्थल है। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पावापुरी किस धर्म के लिए विशेष है? तो ये जैन के लिए प्रमुख स्थल है। ये कहाँ पर है? बिहार राज्य के जो है नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी, ठीक है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर ने जो है भैया 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के जो है पावापुरी में अपना शरीर क्या कर दिया था भैया? त्याग दिया था। दिए गए प्रश्न में क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक। तो भाई ये गलत हो जाएगा, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक होना चाहिए था यहाँ पर प्रश्न में, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा
टेंशन वाले, मतलब रॉन्ग टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? पावापुरी में जो है महावीर जैन की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वह जो है 14 जो है पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सबसे पूर्वकालिक जो है ये जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। 14 पूर्व या पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम अंतिम नंदराज के समय से संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम नंदराज के समय जो है संभूत विजय तथा जो है भद्रबाहु संघ के क्या थे भैया? ये अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। भद्रबाहु जो थे ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जो है जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, आप सब इसका मतलब समझ लो। सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या भैया? आस्था, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और क्या था भैया? सम्यक जो है काम या क्रिया। ये जो है भैया ये चरित्र, सम्यक चरित्र जो है ये होता था सटीक क्रिया का, ठीक है। ये किसमें है? तो भैया ये जैन धर्म में प्रमुख था त्रिरत्न, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन सा? सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र। सटीक क्रिया मतलब सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। इन तीनों को जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो जो है मखली गोसाल थे। भाई ये संस्थापक दिया गया है, लेकिन ये भाई मखली जो है गोसाल नहीं थे। इन्होंने जो है इसका प्रचार इन्हीं के समय में वास्तविकता में आया था, आजीवक संप्रदाय इसको माना गया। लेकिन इससे भी पहले जो है वो लोग थे जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी थी। विभिन्न स्रोत नंदवच्च एवं जो है किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित है। वही चीज जो मैंने ऊपर कही आप लोग से, अभी देखो यहाँ पर लिखी गई है ना कि जो है आजीवक संप्रदाय पहले भी था, लेकिन जो है संप्रदाय को लोकप्रियता किसने दी थी? गोसाल के द्वारा दिलाई गई। अतः इन्हें जो है परंपरा अनुसार जो है आजीवक संप्रदाय का क्या माना गया भैया? प्रवर्तक मान लिया गया परंपरा अनुसार, ठीक है। ये लेकिन थे नहीं भाई, ठीक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो स्थूल भद्र थे। कौन थे भाई? स्थूल भद्र जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी की ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। कौन थे भैया? जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। इस सभा ने जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इस सभा में जो है जैन धर्म के कितने अंगों का? 12 अंगों का भाई संकलन किया गया था इस सभा के द्वारा। पाटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे भैया? वह जो है स्थूल भद्र थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था भैया? तो खारवेल का था। किसका था? खारवेल का जो है भारी झुकाव था किसके प्रति? जैन धर्म के प्रति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कलिंग का चेदीवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा या फिर ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर में से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। ये याद रखना भाई कि कलिंग का जो चेदीवंशी शासक खारवेल था, उसका प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से क्या था भाई? ये एक था। और जो ओडिशा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से जो है 3 मील की दूरी पर स्थित क्या है? उदयगिरी पहाड़ी की जो है हाथी गुम्फा से उसका क्या है? एक बिना तिथि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ। ये याद रखना। हाथी गुम्फा अभिलेख से कौन संबंधित है भैया? तो ये खारवेल संबंधित है, चेदीवंशी, ठीक है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। यह अभिलेख जो है भैया खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति जो है अधिक झुकाव था। इसका क्या था भैया? जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में भैया?
तो ये प्राकृत भाषा में ये याद रखना। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया था वो कौन सा था भैया? जिम्भिक ग्राम था। क्या था भैया? जिम्भिक ग्राम था। जिम्भिक जो है ये ग्राम जो था जहां पर इन्होंने जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किसको भैया? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। केवलिन मतलब क्या भैया? जिसको पूर्ण ज्ञान की जो है प्राप्ति हो चुकी हो वो केवलिन कहलाता। ठीक है। शैव तथा भागवत धर्म। अब इसको हम लोग देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो वह जो है भैया गुप्त वंश की क्या थी भैया? अत्यधिक थी। गुप्त वंश ही इनको जो है काफी आगे तक ले गए थे भागवत या वैष्णव धर्म को। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्सर्ग गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे। गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव मत अनुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। गुप्त नरेश जो वैष्णव मत अनुयायी थे ये संभवतः क्या थे? उन्होंने इसे अपना क्या बनाया था? राजधर्म बनाया था। किसको भैया? भागवत अथवा वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना क्या बनाया था? राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जो गुप्त वंश के अधिकांश शासक थे वो क्या करते थे भैया? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन जो गरुड़ था वो जो है गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था भैया? गरुड़। गरुड़ जो कि क्या था ये भैया? विष्णु का जो है वाहन था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में बनाया था। कहां पर बनाया था भैया? उत्तर भारत में इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे क्या है भाई? इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर क्या दिया था भाई? वह बल दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो भैया अजात शत्रु था। लेकिन यहाँ पर देखो जो है उदयन लिखा हुआ है, ये उदयन इसको मान लिया था शायद बीपीएससी ने, लेकिन भाई ये उदयन नहीं होगा, ये अजात शत्रु होगा। उदयन तो ले गया था राजगीर से, कहां पर भैया? पाटलिपुत्र में। लेकिन ये नहीं सही होगा। ये जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो अजात शत्रु अगर ऑप्शन में होता तो अजात शत्रु जो है इसमें सही हो जाता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु ने गंगा और जो है सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक क्या भैया? किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प एक माना था, जो कि क्या भैया? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो भाई उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? भाई तो उदयन ने की थी। ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। किस राजा ने जो है पाटलिपुत्र को बनाया था? तो अजातशत्रु ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? अजातशत्रु ने जो है ये बनाया था इसको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सब मैं भाई एक बार पढ़ा चुका हूँ अभी, क्योंकि भाई बता रहा हूँ आप लोग, वॉइस गायब हो गई थी भाई। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा जो है राजधानी के रूप में सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र को चयन किया गया था। मतलब यही एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। बाकी किसी ने पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बनाया था। अजातशत्रु ने इसको बसा दिया था, लेकिन भाई बनाया नहीं था राजधानी इसको। ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त से भाई कोई नहीं, दक्षिण क्षेत्र को इसमें से कुछ भी नहीं कहा जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था उस टाइम। प्राचीन काल में गंगा के जो है दक्षिण
का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला शिला जो था वो जो है कहाँ पर स्थित था भैया, तो सिंधु एवं जो है झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित, चोल जो था ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था भैया चोल। ठीक है। अनर्त ये क्या था भैया, ये प्राचीन भारत में जो है वैदिक कालीन एक राज्य था अनर्त। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था भाई, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है क्या हुआ था भैया, तो वह जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग जो है 444 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था ये, हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध का उत्कर्ष कब हुआ था भैया, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है ये जो है हर्यक वंश का संस्थापक था कौन, बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था भाई, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो बिंबिसार ने। किसने स्थापना की थी भैया, बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्व का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि 444 से 492 ईसा पूर्व तक क्या था भाई, शासक था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से संबंधित था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था भैया, तो वह जो है उपयुक्त एक से प्राकृत नाम पूछे ना, राजधानी राजगीर का, तो राजगिरी था। क्या था भाई, राजगिरी जो है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत रूप से नाम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी था। प्राचीन काल में ही महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। अंततः मगध क्या हो गया, सबसे बड़े साम्राज्य थे। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ये भाई आप लोगों को बता ही चुका है। अब चलिए देख रहे हैं हम लोग महाजनपद को उनकी राजधानियों से मिलाना है। ठीक है, महाजनपद को उसकी राजधानियों से मिलाना है। अंक की राजधानी सीधा चंपा लगा दो। मल्ल की जो है हो जाएगा भैया ये कुशीनारा हो जाएगा। और गांधार की जो है हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। और वश की क्या हो जाएगा भाई, कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था भैया, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा भाई, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्थापित की गई थी या वैशाली में थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है विश्व की क्या थी भाई, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली वैशाली में थी। वस्तुतः जो है 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन, देख लो भाई महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन था, व्यवस्था थी, वही वज्र तथा मल्ल नामक जो 2 राज्य थे वहां पर क्या था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का संघ था। वज्र कितने राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था, जिनमें वैशाली के लिच्छवी जो है सर्वाधिक शक्तिशाली थे भाई। मतलब समझो वज्र और मल्ल जो 2 थे ये सर्वाधिक क्या थे भाई, शक्तिशाली। इसमें से जो है वैशाली था, जो कि जो है भाई यही जो है सर्वप्रथम क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला क्षेत्र था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। ये मैं आप लोगों को अभी बता चुका भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी गिरिप्रस्थ। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगिरी गिरिप्रस्थ। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। पुराणों के अनुसार जो था मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इस वंश के पहले राजा जो बृहद्रथ थे उनका पुत्र कौन था, जरासंध था।
जिसने जो है राजगिरी यानी कि गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई, जिसने क्या किया था भैया, अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था भाई। पुराण के अनुसार जो है सबसे पहले कौन था मगध पर शासन करने वाला राजवंश? तो बृहद्रथ वंश हुआ, जिसके जो है इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ था। उसका पुत्र कौन हुआ था? जरासंध हुआ था, जिससे क्या होता है भैया, कृष्ण की लड़ाई होती है जरासंध से, आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है। और मगध का प्रतापी राजा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी राजा, प्रथम प्रतापी राज शासक कौन हुआ था? तो ये बिंबिसार हुआ था। किसके अनुसार? ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है। ठीक है। यह हर्यक वंश से संबंधित है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का क्या बना था? शासक हुआ था। इसके पश्चात क्या हुआ था? अजातशत्रु जो था ये मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु जो था इसका पुत्र उदयन हुआ, इसने जो है राजधानी जो है राजगीर से कहां पर स्थानांतरित की गई है? तो यह पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अजातशत्रु जो था ये जो है अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, और जो है अजातशत्रु को मारकर उदयन गद्दी पर बैठा था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तुम्हें तो कोई नहीं भाई। प्रथम राजधानी क्या थी भैया महाजनपद मगध की? तो राजगिरी थी। राजगिरी थी, जो कि ऑप्शन में है नहीं भाई। तो राजगिरी आप लोग लगा दोगे अगर राजगिरी ऑप्शन में होता। ठीक है। तो राजगिरी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था भैया? तो हर्यक वंश था। क्या था भाई? हर्यक वंश था। मगध वंश, मगध का शासक जो है अजात शत्रु कब से? 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी। मतलब कि अजात शत्रु ने भाई बिम्बिसार अपने पिता की हत्या की। भाई उदयन का भाई तुमने अपने पिता को मारा, मतलब मेरे दादा को मारा, तो मैं तुमको मार दे रहा हूँ भाई, मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा। उसके बाद ये जो है अपने पिता को मार देता है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। चलिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये भैया अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में जो है ये उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उसमें कौन कौन से अंग है? मगध है, काशी है, कोसल है, वज्जी है, मल्ल है। वज्जी मल्ल दो ऐसे थे जो भाई पूर्ण कर राज्य थे। कहते भाई पूर्ण जो है गणतंत्रात्मक राज्य थे। वज्जी और जो है मल्ल। चेदी हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, अस्मक हो गया, और क्या भैया अवंती हो गया, गांधार हो गया एवं कम्बोज हो गया। भाई इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद ऐसा था, कौन? अस्मक, जो कि कहां पर था? दक्षिण भारत में स्थित है। ये रहा हमारा दक्षिण भारत वाला रीजन। यहाँ पर जो है ये हमारा अस्मक स्थित था। यहाँ पर क्या था भाई? ये अस्मक हमारा स्थित था। ठीक है, ये याद रखना अस्मक के बारे में। ये एक ऐसा मात्र था गणराज्य, सॉरी गणराज्य कह रहा हूँ, उस टाइम महाजनपद, जो कि क्या था भाई? ये दक्षिण भारत में स्थित। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, इसमें भी जो है 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। किंतु वहां पर इन 16 महाजनपदों के नाम में क्या दिखाई देती है? कुछ भिन्नता हमें दिखाई देनी दिखाई देती है। परघोत वंश, परघोत कहाँ का राजा था? सॉरी, परघोत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। कहाँ का था राजा भाई? तो ये अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड, राजा जो है चंड प्रघोत था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रघोत था। इसकी पुत्री जो है वासवदत्ता से जो है वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था। इसकी पुत्री कौन थी? वासवदत्ता से वत्स नरेश, जो कौन थे भैया? उदयन। उदयन नहीं भैया, उदयन, वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था। ठीक है, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था। मुख्य रूप से क्या है भाई? जो अभी का जो मालवा वाला रीजन है वही प्राचीन काल में क्या था भैया? तो अवंती था। क्या था? अवंती था। ठीक है, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी भैया? तो यह जो है माहिष्मती थी। क्या थी भैया? माहिष्मती। आप लोगों ने सुना होगा माहिष्मती, समझ लो ना भाई। माहिष्मती अवंती वाला एरिया, माहिष्मती की जय, सुना होगा ना आप लोग, मूवी देखिए बाहुबली, तो अब समझ जाओ भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक कौन था? तो वह जो है जीवक था। कौन था भाई? जीवक।
कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। ठीक है, मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था भैया? चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए जो है उसे भेजा था नरेश, अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए। किसने भैया? मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, किसको मारकर भैया? तो घनानंद को मारकर। ठीक है, मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। 9 राजा हुए थे नंद वंश में। कितने राजा हुए थे भैया? कुल 9 राजा हुए थे। और जो नंद वंश था इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी? तो शिशुनाग वंश का अंत करके जो है नंद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर जो है नंद वंश का अंत कर दिया। लेकिन भाई चंद्रगुप्त मौर्य का इरादा नहीं था पहले, चाणक्य का ही ये इरादा था कि घनानंद को तो मैं गायब करके रहूंगा, क्योंकि भाई चाणक्य की जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। किसने की थी भैया? तो वह जो है घनानंद ने जो है की थी। ठीक है, इस प्रकार नंद वंश के तत्काल जो है पश्चात मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शिशुनाग, कर्ण, गुप्त आदि ने जो है शासन किया। प्रश्नानुसार जो है मौर्य शासक थे। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो वह जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब इसमें से कोई दिया नहीं हुआ, तो वह जो है कलिंग नरेश का महामेघवाहन वंश से, ये भी जो है कह सकते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है दिया नहीं गया हुआ है। ठीक है, महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, संस्थापक जो है इसी कारण से इसका नाम महामेघवाहन वंश पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था भैया? खारवेल था। वही चीज मैंने कहा ना, महामेघवाहन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है इसने माना नहीं था। किसने भैया? बीपीएससी ने जो है इसको माना नहीं था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहां से जुड़ा हुआ है भैया? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जो है राजा जो है खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक। कलिंग का जो चेदी शासक खारवेल था वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ। उसका क्या था भैया? एक बिना तिथि का अभिलेख जो है हाथी गुम्फा नामक जो उदयगिरी में पहाड़ी में स्थित अभिलेख वहां से प्राप्त हुआ था। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत माना जाता है। भाई बराबर पर्वत श्रृंखला में गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो वह खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। किसके द्वारा भैया? खारवेल के द्वारा जो है विजित की गई थी। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश के नाम के जो है महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में क्या देखने को हमें मिलता है? पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी क्या थी भाई? चंपा थी। दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत है। दक्षिण भारत का जो इलाका है भाई, दक्षिण बिहार का, ये वाला बिहार मान लो ऐसे बिहार है ना भाई, मान लो ऐसे बिहार है। तो दक्षिण बिहार में जो ये वाला इलाका भागलपुर का मुंगेर वाला इलाका था, वही क्या था भाई? तो वही जो है क्या था उस टाइम, वो क्या हुआ करता था उस टाइम? तो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी क्या थी भाई? चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी प्राप्त होता है।
इसकी राजधानी चंपा थी इनकी, लेकिन महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है? मालिनी देखने को मिलता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण का योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। किसने बनाई थी? महागोविंद ने जो है इसकी योजना बनाई थी कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था भैया? तो वह घनानंद था। कौन था भाई? घनानंद जो है इसके समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? अग्रमेज कहा है। यूनानी जो लेखक थे इसने जो है घनानंद को क्या कहा है? अग्रमेज कहा है। जेनोफोन उसे जो है बहुत घनाढ़ व्यक्ति बताता है। जेनोफोन उसे क्या बताता है? बहुत घनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाला उसका सेनापति था। भद्रशाला क्या था भाई? उसका सेनापति था। अब चलिए हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रकोट से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स यानी कि सेंड्रोकोटस की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले पढ़ा कि जो सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा गया हुआ है। किसके लिखा गया हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा गया हुआ। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने ये पढ़ा। ठीक है, एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोटस के रूप में जो है तथा जस्टिन स्ट्रेबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोट्स के रूप में जो है वर्णित किया। भाई जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखा हुआ है? सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है। जबकि जो है एपियन और प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस नाम से वर्णित किया हुआ? तो एंड्रोकोट्स या फिर एंड्रोकोटस के रूप में जो है वर्णित किया हुआ उनके बारे में। ठीक है, प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्लूटार्क जो था और जस्टिन जो था इसने क्या किया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना किसमें होती है? भारत के महान शासकों में होती है। वह साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह मौर्य साम्राज्य का क्या था भाई? प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। मतलब समझ भाई ये कितने बड़े शासन वाले एरिया पर राज कर रहा था। कौन भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत बड़े एरिया पर जो है शासन कर रहा था। ठीक है, उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। ईरान से समझ लो भाई कहां से मिल रही है? ईरान से। उसने ही भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। उसने क्या किया था? भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। किसने भैया? तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाई वही प्रश्न देख रहे हो। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय जो है 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश तथा वर्धन राजवंश प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह कौन था भैया? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त ही जो था जो कि दक्कन यानी कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त करी। मतलब भाई ये पता कहां से चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भैया क्या किया है? तो वह जो है दक्षिण भारत को जीता था। तो वह जो है अशोक के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है और कहां से? जैन एवं जो तमिल साक्ष्य है वहां से भी हमें जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही थी। मतलब भाई अशोक के अभिलेख कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन भाई अशोक ने सिर्फ एक ही जगह विजय प्राप्त की थी, कलिंग विजय। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण के विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध थी एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन सा भी है? तो विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूर्णतः बताया गया हुआ है।
विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को महापद्म नंदन, अन्य नाम नंद, का पुत्र बताया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। वृषल मतलब बहुत ज्यादा छोटी जाति का, या फिर जो है कुलहीन कहा गया। किसको भैया? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा कृत है? तो ये जो है विशाखदत्त के द्वारा है। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। इसमें क्या बताया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में जो है धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। 18वीं शताब्दी में जो है धुंडीराज ने क्या किया था? मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मेगास्थनीज राजदूत था तो सेल्यूकस का था। किसका था भैया? सेल्यूकस का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका। मतलब समझ में भाई, इसके पहले भी वो राजदूत था। जब वो कहां पर नहीं आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं आया था। उसके पहले ये कहां का था राजदूत? कौन? मेगास्थनीज। तो ये जो है अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में था। किसका राजदूत था उस टाइम में? ये सेल्यूकस का ही राजदूत हुआ करता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में जो है इसने बांटा था। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिया में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार एवं व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एवं उपदेशक के रूप में जो है बांटा है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मतलब मेगास्थनीज का जो भाई कहता था कि यहाँ पर कोई भी दास प्रथा नहीं थी। कौन कहता है? ये मेगास्थनीज कहता है। कौन कहता है भाई? मेगास्थनीज जो है ये कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही विभिन्न जो है पेशा अपना सकता था। मतलब अपनी जाति से भिन्न जो है वो पेशा भी नहीं अपना सकता था, ना ही जो है अपने जो है जाति के बाहर विवाह कर सकता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र में प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है इंडिका। कौन है भाई? वह इंडिका है। कौन है भाई? वह इंडिका है। कौन सा है भाई? इंडिका। क्या हो जाएगा भाई? इंडिका हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली समिति का उल्लेख किया। मतलब भाई 5-5 सदस्य थे और जो 6 समितियों का उल्लेख किया। मतलब 6 पंचे 30, मतलब 30 लोग टोटल उसके सदस्य थे। ठीक है, वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनो मोई, एस्टिनो जो है मोई के नाम से जो है एस्टिनो मोई के नाम से कहता था या इनको बुलाता था। ठीक है, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है हमको मिलाना है। ठीक है, सुदर्शन झील जो है एक सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य से लगा दो। और जो है चोल गंगम झील जो है ये कहां से हो जाएगा भाई? ये राजेंद्र प्रथम से लगा दो। धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है ये भाई जो है धर्म महामात्र की नियुक्ति ये जो है भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी। ये जो है हो जाएगा अशोक से। किससे हो जाएगा भाई? अशोक से हो जाएगा। और प्रयाग की सभा जो है ये हर्षवर्धन से हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 34-21 ये जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मिलाया गया उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें क्या प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। वह कौन सा था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था इससे ये हमें पता चलता है कि इसका जो है भाई कहां पर था? तो वह जो है पश्चिमी वाले इलाके पर था। क्या था? पश्चिमी वाले इलाके पर था। ठीक है, रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ का अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्य गुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। क्या बनवाई थी भैया? वहां पर सुदर्शन झील बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित क्या था? प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, ठीक है, सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर जो नवराज
यवन राज जो है, यवन राज होना चाहिए था भाई, अलग लिख दिया है यवन राज, यवन राज, ठीक है, राज यहाँ पर तो यवन राज। तुषास्प ने एक जलाशय, इस जलाशय के साथ जो है नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया, अनार्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसमें जो है पश्चिम भारत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण देखने को मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है? तो वह जो है भैया 13वें बृहत शिलालेख में अशोक के, ठीक है, 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा प्रस्तुत कर रहा है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये क्या करता है, चेदी राजा जो खारवेल था, चेदी वंशी, उसकी आत्मकथा प्रस्तुत करता है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह जो है श्रीलंका, श्रीलंका जो है ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार जो है वो कहां पर भैया, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्र पर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था उस टाइम? पर्यंत या फिर सीमावर्ती राज्य भी उस टाइम कहा जाता था। किसके टाइम में? सम्राट अशोक के टाइम में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह कौन सा हो जाएगा? भाब्रो स्तंभ। किसी में भैया भाब्रो स्तंभ में इसने बताया हुआ, तो ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भाब्रो या बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागधे संदेह अभि अभिवादेन्तुनु आहा अपाबा धातम चा, यही अभिलेख अशोक की बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणिकता को प्राप्त करता है या प्रमाणित इसी को करता है कि ये जो है बौद्ध धर्मावलंबी था अशोक। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था भाई? शांति एवं अहिंसा तथा भाई, मतलब भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, मतलब और ज्यादा इसमें चीजें होनी चाहिए थी जो कि सही नहीं है। अशोक धर्म यानी कि धर्म का एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है। अपानिस्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए, क्या भाई, सचे सोचिए माधवे साधवे चा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के जो है धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान एवं धार्मिक सही सहनशीलता निहित है भाई। यानी कि उत्तर ई सही हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं सही होगा। अपने शिलालेखों के में जो है अशोक सामान्यता किस नाम से जाने जाते थे? तो वह भैया जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। इन नामों से जो है इसको संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में से क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वह प्राकृत भाषा है। कौन सी भाई? प्राकृत भाषा है। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ। ये भाई 14 अभिलेखों का जो है भाई समूह है शिलालेख, लेकिन ये 8 ही जगहों से प्राप्त कर लिया गया है। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, अर्रगुडी, सोपारा आदि। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा अथवा जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। लेकिन केवल 2 अभिलेख ऐसे कौन कौन से हैं? सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि क्या है? ब्राह्मी ना होकर क्या है? खरोष्ठी भाई। मतलब सहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख हैं ये ना ही ब्राह्मी लिपि में है और ना ही भैया प्राकृत भाषा में, ये खरोष्ठी में है। किसमें भैया? खरोष्ठी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म
तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं जो है सीरियाई भाषा अभिलेखों तथा लघमान नामक स्थान में आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। ये भी थोड़ा सा जानने योग्य हमारे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने के चांस नहीं है भाई। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, तो भैया वह जो है ब्राह्मी लिपि गई है अशोक स्तंभ पर। ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि, यानी कि जैसे उर्दू नहीं लिखी जाती थी वैसे जो है ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को 1835 ईस्वी में, फिर जो है ग्रोटेफेंड को 1836 में, लेसन जो है इसको 1838 ईस्वी में दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से जो है बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि। ठीक है। अशोक के अभिलेख में पहली बार उसे किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है। अशोक के अभिलेखों यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो थे उसको पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उसने 1837 ईस्वी में अशोक के जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। किस अभिलेख को भैया? 1837 में इसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था भैया? तो वह जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप प्रिंसिप प्रिंसिप ने ही इसको पढ़ा था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वही चीजें यहाँ पर देखो दी गई हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो भाई इसमें से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो उदयन ने था भाई, लेकिन उदयन न होने की वजह से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है। वसुधा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा नदी और सोन नदी के पर जो है हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। उदयन ने भाई नहीं की थी यहाँ पर स्थापना इसकी। इसकी स्थापना अजात शत्रु ने की थी। किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु ने की। किसने की थी भैया? अजात शत्रु ने जो है इसकी स्थापना की थी। अजात शत्रु ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। एवं जो है राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित थी। मतलब जो है उदयन जो था इसने जो है राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं आता, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? तो बृहद्रथ था। कौन था भैया? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने जो है बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था भाई, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड भाई रुको। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर ने किया था। किसने किया था भाई? रोमिला थापर ने किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। मौर्यकालीन शिक्षा सर्वाधिक केंद्र कौन था भैया? तो ये तक्षशिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली वर्तमान बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का एक सेकंड। हाँ ठीक है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत क्या था? एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में जो है हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बायोडाटा सी। और क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताना। और भाई अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप लोगों की क्लासेस डेली के डेली आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।